तुम्हारी या किसी और की, खैर किसी की भी हो, मैं तो सिर्फ ये जानता हूं कि अगर तुमने शंपा की शादी मेरे साथ नहीं की, मैं उसे जबरदस्ती ले जाऊंगा। सोच लो, यहाँ के लोग मुझसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकते और तुम पुलिस की मदद नहीं ले सकते। क्यों? कि तुम अच्छी तरह जानते हो। समझे? मैं फिर आऊंगा। तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं एक ऐसा खलनायक जिसके नाम पे हीरो कांप जाया करते थे। उस जमाने में खौफ का दूसरा नाम था ये खलनायक। हीरो तो बहुत थे, लेकिन सब पे भारी पड़ता था ये खलनायक। पर्दे पर एंट्री से ही स्क्रीन पे फैल जाती थी पूरी खामोशी। उनकी आंखें इतनी डरावनी थी कि उनके चेहरे पे झलकती थी हैवानियत। ये अकेला ही था खलनायकों का खलनायक, जो किसी भी किरदार में डाल देता था जान। तो इसलिए कहा था कि तुम्हारी सहेलियां जो पठानकोट से भांगड़ा करने आई हैं, उनको जगह की तकलीफ ना हो। तुम कहती हो तो बिठा लेता हूँ। आ जाओ उधर से। दोस्तों, वो कोई और नहीं, उधर से। खुश रहो परवरदिगार। बाबा, उस दिग्गज कलाकार का नाम था प्राण। प्राण और सिर्फ प्राण। हाँ, कहीं तुम। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं कुमार जीवन और आप देख रहे हैं कुमार जीवन चैनल। कुमार जीवन चैनल में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में तो विलेन बहुत आए, पर प्राण साहब जैसा ना कोई पैदा लिया और ना कोई पैदा लेगा। सवाल यह है कि प्राण हिंदी सिनेमा में कैसे आए। एक पान की दुकान में प्राण साहब की किस्मत कैसे बदल गई। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था, तो प्राण साहब के जो सपने थे, सारे सपने टूट गए। और फिर इसके बाद हिंदी सिनेमा के सबसे खूंखार खलनायक कैसे बने प्राण साहब, सब बताऊंगा इसी वीडियो में। दोस्तों, सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा इसी वीडियो में। अंत तक देखेंगे तो बात समझ में आएगी। प्राण साहब का पूरा नाम प्राण कृष्ण सिकंद था। प्राण साहब का जन्म 12 फरवरी 1920 को दिल्ली के चांदनी चौक स्थित बल्ली मारान में हुआ था। प्राण साहब के परिवार शुरू से ही काफी समृद्ध थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी और प्राण के पिता सरकारी नौकरी भी करते थे। एक सरकारी सिविल इंजीनियर भी थे और सरकारी नौकरी होने के कारण प्राण के पिता का बार बार ट्रांसफर हो जाया करता था। प्राण का परिवार एक पंजाबी परिवार था। पिता के बार बार ट्रांसफर होने के कारण प्राण साहब की पढ़ाई अलग अलग जगहों पे पूरी हुई थी। जब प्राण 10th क्लास में थे, तो इनके पिता का ट्रांसफर उत्तर प्रदेश के रामपुर में इनकी पोस्टिंग हो गई थी। वैसे तो प्राण साहब पढ़ाई लिखाई में काफी तेज तर्रार थे, लेकिन प्राण साहब फोटोग्राफी में काफी इंटरेस्ट रखते थे शुरू से ही। फोटोग्राफी सीखने के लिए प्राण साहब ने एक इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग भी ली थी। इस दौरान प्राण साहब फोटोग्राफी के पीछे शिमला तक चले गए थे। एक बार रामलीला में प्राण साहब को फोटोग्राफी करने का मौका मिला था, लेकिन जब प्राण साहब रामलीला कमेटी के पास पहुंचे, तो पता चला सीता का रोल करने वाला लड़का एकदम से बीमार हो गया था। तो प्राण साहब ने रामलीला कमेटी के अध्यक्ष से बात करी और प्राण साहब ने यह कहा कि सीता का रोल मैं कर सकता हूं, अगर आप चाहे तो। और कमेटी इस बात से तुरंत तैयार हो गई और प्राण साहब ने पहली बार मंच पे एक्टिंग किया और सीता का रोल निभाया। दोस्तों, लेकिन इसमें राम का रोल मदनपुरी साहब ने किया था। प्राण साहब का यह पहला मौका था कि प्राण साहब ने एक्टिंग किया था। इस दौरान प्राण साहब फोटोग्राफी भी कर रहे थे और एक्टिंग भी।
प्राण साहब शिमला में सिर्फ 1 साल ही रह सके क्योंकि फोटोग्राफी की कंपनी लाहौर आ गई थी और उसके साथ साथ प्राण साहब को भी लाहौर आना पड़ा। वैसे लाहौर में प्राण साहब का काम ठीक ठाक चल रहा था। प्राण साहब हमेशा रात के खाने के बाद उनको आदत थी पान खाने की और सिगरेट पीने की। एक दिन की बात है कि प्राण साहब खाना वाना खा के और पान की दुकान पे पहुंचे पान खाने। उनके मुंह में एक सिगरेट भी था जिससे वो गोल गोल धुएं के छल्ले भी निकाल रहे थे। उसी पान के दुकान पे वहीं खड़े थे एक पंजाबी फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर वली मोहम्मद वली। उन्होंने देखा कि एक नौजवान अपने ही स्टाइल में सिगरेट पी रहा है। वली मोहम्मद वली को प्राण साहब बहुत अच्छे लगे क्योंकि प्राण साहब जब सिगरेट पी रहे थे तो उनके धुएं में छल्ला सा बन के निकल रहा था जो वली साहब को बहुत अच्छा लगा। प्राण साहब को देखकर वली मोहम्मद वली काफी प्रभावित हुए और वो प्राण के पास गए और उन्होंने कहा, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, क्या तुम इस फिल्म में काम करना चाहोगे? यह एक पंजाबी फिल्म है। इस फिल्म का एक किरदार है जो बिल्कुल तुम्हारे से मिलता जुलता है, क्या तुम इस फिल्म में काम करोगे? ये सुनते ही प्राण साहब ने कहा, जनाब मजाक क्यों कर रहे हैं? ये सुन के वली मोहम्मद वली ने कहा, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। और वली मोहम्मद वली ने अपना कार्ड देते हुए कहा कि कल सुबह 10 बजे तुम स्टूडियो आ जाना, ये है मेरा पता। और ये कह के वली साहब वहाँ से चले गए। लेकिन प्राण साहब खड़े खड़े वहाँ सोचने लगे। सोच इसलिए रहे थे प्राण साहब क्योंकि प्राण साहब को ये बात झूठी लग रही थी। प्राण साहब को ऐसा लग रहा था कि क्या वो फिल्म में काम करेंगे और कोई वैसे ही आके मुझे फिल्म के लिए ऑफर देगा, ये क्या पॉसिबल है? तो प्राण साहब दूसरे दिन स्टूडियो नहीं गए और अपने काम में लग गए। 1 सप्ताह बाद प्राण साहब एक फिल्म देखने गए एक सिनेमा हॉल में और इस बार उन्होंने गुस्से से प्राण से पूछा, तुम आए क्यों नहीं? तुम अपना पता दो और मैं तुम्हें ले जाऊंगा और प्रोड्यूसर से मिलवाऊंगा। इस बार प्राण साहब ने उनकी बात मान ली और अपने घर का पता दे दिया। अगले दिन फिर वली मोहम्मद वली अपने कार में बिठा के प्राण साहब को प्रोड्यूसर के पास ले गए और फिर स्टूडियो में प्राण साहब की कुछ तस्वीरें खींची गई और साथ में वीडियो स्क्रीन टेस्ट भी हुआ और फिर प्राण साहब को विलेन के रोल के लिए साइन कर लिया गया और प्राण साहब को मेहनताना के लिए सिर्फ 50 रुपए मिले थे। कुछ दिनों बाद फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई और फिल्म का नाम था यमला जट और फिर कुछ दिनों में यमला जट फिल्म बन के तैयार हो गई और रिलीज भी हुई। इस तरह से प्राण साहब का विलेन के रूप में ये पहला फिल्म था। 1940 में ये फिल्म आई थी जो बहुत हिट रही और प्राण साहब को लोगों ने पहचान लिया। प्राण साहब को धीरे धीरे मजा आने लगा। प्राण साहब काम में बहुत व्यस्त रहने लगे और एक्टिंग के प्रति प्राण साहब का झुकाव भी बढ़ता गया और इस तरह लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में प्राण साहब का एक अच्छा दबदबा सा बन गया था। 1942 में एक और फिल्म आई थी खानदान। इस फिल्म में भी प्राण साहब को काम करने का मौका मिला। लेकिन दोस्तों 1947 में देश का बंटवारा हुआ और सब कुछ तितर बितर हो गया और मजबूरीवश प्राण साहब अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई चले गए। बंटवारे के कारण देश में काफी हलचल मच गई थी। सारा काम बिल्कुल ठप पड़ गया था और यही कारण था कुछ दिनों तक प्राण साहब चुपचाप बैठे थे। दोस्तों यहाँ तक कि प्राण साहब को खाने के भी लाले पड़ गए थे क्योंकि उस वक्त कोई काम नहीं था इनके पास। ऐसा कि प्राण साहब को अपना परिवार चलाना भी मुश्किल हो गया था। मुंबई में एक दिन प्राण साहब की मुलाकात एक प्रोड्यूसर से हुई और बॉम्बे टॉकीज की एक फिल्म जिद्दी
प्राण साहब को मिल गई और ये रोल था विलेन का। प्राण साहब को बड़े पर्दे पे विलेन का ये पहला रोल मिला था। धीरे धीरे प्राण साहब को बहुत सारी फिल्में मिली, लेकिन सारे फिल्मों में प्राण साहब ने विलेन का ही काम किया। प्राण साहब के चाहने न चाहने की बात नहीं थी, प्राण साहब का चेहरा ही ऐसा था कि उनको विलेन का ही रोल मिलता गया। प्राण साहब ने इस बारे में खुद अपनी जुबानी कही है, आइए सुनते हैं। लेकिन अब तो वो डर निकल गया है, क्योंकि लोगों को पता लग गया मैं अच्छा आदमी भी हूँ। बड़ा अच्छा नाम था, मैंने कहा अगर नहीं रखेंगे तो सारे हिंदुस्तान में प्राण नाम, तो मैं रावण की तरह मशहूर हो जाऊंगा। अगर नहीं डरते तो अच्छा लगता, नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता अगर नहीं डरते तो जो आप जब तक वो डरते रहे तब तक मेरी जो रोल्स हैं, मेरी परफॉर्मेंस है वो कामयाब है। तक गालियां पड़े तब तक मजा आता था। मैं जहां से भी गुजरता था, ये डाकू है, बदमाश है, 420, तो उसमें खुशी होती थी कि भाई ये लोग तारीफ कर रहे हैं मेरी। बद नहीं, बदनाम होना चाहता, बद नहीं होना चाहता था, बदनाम होना चाहता था। क्या मुझे पहली पिक्चर में ये रोल मिला था विलन का। यमला जट पिक्चर थी लाहौर में, पंचोली पिक्चर ने बनाई थी, तो उसमें विलन से ही शुरू हुआ था। किया था उसमें खानदान में, थर्ड पिक्चर। उसके बाद से दिल नहीं किया हीरो का काम करने का, क्योंकि मुझसे गाने नहीं गाए जाते थे। ये जो पेड़ों के पीछे घूम घूम के गाने गाते थे कि मैं बन की चिड़िया बन के बन बन बोलूं रे, वो नहीं होता था। असलियत नहीं, रोल के हिसाब से विलन की थी, असलियत विलन नहीं थी। कोई भी आदमी जब रोल कोई करता है तो वो जो वो खुद है वो नहीं करता है, वो परफॉर्मेंस करता है। किसी की कॉपी करता है या किसी को देख के, किसी को दिमाग में रख के कि मैं ऐसा करूं तो ये लगेगा, तो वो उसके अंदर की बात नहीं है। हर पिक्चर में आपको अलग अलग चीज करनी पड़ती है, तो एक ही अगर आप अपनी ही चीज को करते जाएंगे तो वो तो एक ही चीज हो जाएगी, मोनोपोली हो जाएगी। ना तो पैसे ज्यादा मिलते थे, ना बदनाम होना चाहता था, मुझे मजा आता था काम करने में। दिल से ख्वाहिश होती थी कि भाई कोई काम ऐसा करो कि जिससे कि विलन 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 ही विलन नजर आए। तो क्या लोग नफरत करते रहे, हेट करते रहे, कोई ना कोई होता ही था, विलन तो होता ही। विलन का बहुत ही अहम किरदार है, किरदार जो है विलन का, वो जब तक न हो पिक्चर में कंप्लीट नहीं हो सकती। क्योंकि जब तक आप बुराई नहीं दिखाएंगे तब तक अच्छाई कैसे होगी। जब तक आप किसी चीज को बुरा नहीं दिखाएंगे तो हीरो कौन बनेगा? हीरो तभी बनेगा जब विलन है। तो इसमें हीरो क्या करेगा? पिक्चर हीरो जो है वो अच्छाई की फतह है ना जी। तो रामलीला का आप सवाल कर रहे थे, तो वही है कि दूसरा क्यों मनाया जाता है कि रावण बुरा है। रावण बुरा नहीं होता तो राम अच्छा कैसे होता? रावण बहुत ही विद्वान था, इसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि रावण सीता को उठा के ले गया और जाकर अपनी लंका ले गया। लंका में उसे पेरिस में क्यों नहीं रखा? सीता ने राम के साथ वनवास लिया था 12 साल का, अगर वो उसको शहर में ले आता है तो उसका वनवास टूट जाएगा। देखिए ये पॉइंट किसी ने सोचा ही तक नहीं। बात आपकी कितना बड़ा वन का अकलमंद और कितना पक्का आदमी था अपनी चीज का। ऐसे एक दो पिक्चर में मैंने भी ऐसे किया है। जब तक यहाँ नहीं कहेगी तब तक शादी करके भी उसके साथ नहीं सोया हूँ, जैसे दो बदन पिक्चर। अब अगर इस उम्र में हो तो फिर तो कोई ढूंढनी पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हीरोइन हो। मैंने जब बुरा करना ही है तो करना ही है, कोई भी हीरोइन हो। कि मैं रिटायर हो गया हूँ, काफी देर हो गई, मैंने संन्यास ले लिया इंडस्ट्री से। फोन आते हैं, बहुत आते हैं, बहुत ऑफरें भी आती हैं, लेकिन जब आदमी की हेल्थ ठीक ना हो और वो पूरा काम में अपना 100% काम ठीक तरह से न कर सके तो उसके करने में कुछ फायदा नहीं है। ज़्यादा कि कैरेक्टर आर्टिस्ट में बहुत ही कम लोग होंगे जिनको ये अवार्ड मिला होगा, तो मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। मुझे जो कुछ भी मिल जाता है, मैंने कभी किसी चीज़ की कोशिश नहीं की। क्योंकि अभी दिल्ली से एक लेटर आया और उसने टेलीफोन भी किया कि साहब मेरा ग्रैंडसन हुआ है और मैं उसका नाम प्राण रखना चाहता हूँ, आप दिल्ली आइए और अपने हाथ से उसका नामकरण करिए। बातों का क्या, कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कितना था उन दिनों में, कंट्रास्ट कितना था रोल में, और ये रोल कितना अच्छा था, बहुत ही खूबसूरत रोल लिखा गया। हीरो का काम इसलिए छोड़ दिया, मुझसे गाना नहीं गाया जाता था। उसके बाद जब जितने मुझे गाने मिले हैं वो सब हिट हुए, क्योंकि वो गाने जो थे वो एक किस्म के सीन होता था, स्टोरी चल रही है या कोई कव्वाली आ गई है उसमें, यानी आप इसमें जो डायलॉग्स बोल रहे हैं, इस तरह से गाना होता था कि राज को राज रहने। गाने जो इतने थे ये वो हीरो हीरोइन वाले गाने नहीं थे, ये सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट के गाने थे और सब स्टोरी के साथ। एक पिक्चर आई थी हलाकू, आपने देखी होगी जी। तो टाइटल रोल मैंने प्ले किया था हलाकू का। हलाकू वाज ग्रैंडसन ऑफ चंगेज खान, मंगोल थे जी। उसमें जो एक्टिंग थी और जो उसमें जो गेटअप था और मेकअप था और जो ड्रेसेस थी, कॉस्ट्यूम थे, बहुत बढ़िया थे। वो डायलॉग भी क्या थे कि उस डायलॉग बोलने की घर में रिहर्सल करनी पड़ती थी कि वो डायलॉग इस तरह से बोलता था कि कुछ गैप दे देता था बीच, जैसे कि एक लड़की को जिससे कि वो प्यार करता है, वो उसको मारने की कोशिश करती है,
तो उसके हाथ से खंजर ले लेता है जी। पकड़ के जी। और उसे मारने लगता है, मार नहीं सकता, खंजर फेंक के आ जाता है और अपने वजीर से कहता है कि नीलोफर ने बदतमीजी की और हम सजा ना दे सके। ईरान की आब हवा शायद मुगल खून को ठंडा किए देती है। विलन के रोल करते करते मैं तंग आ गया इसलिए जब नई पिक्चरें शुरू हुई तो मैंने उसमें विलन में कॉमेडी लानी शुरू कर दी। और सबसे पहले ये किया था कश्मीर की कली में जी। उसमें वो सा को शाह बोलता था और शाह को सा बोलता था। तो हीरोइन के पीछे पड़ा हुआ था, चंपा उसका नाम था, और वो सिगरेट जो पीता था वो इस तरह से अपना, तो जो उसको डायरेक्ट बोलता है तो वो कुछ गड़बड़ का जवाब देती है तो कहता है शता दे चंपा, कभी तो अपना भी समय आएगा जो कुछ भी किया अच्छा किया, दिल से किया। बात यह है कि ताली दो हाथ से बजती है। अगर प्राण के साथ कोई लड़की जा रही है तो कोई न्यूज नहीं है, देखती है प्राण के साथ कोई लड़की तो वो कोई न्यूज नहीं है, वो कोई स्कैंडल नहीं है। स्कैंडल तब होगा अगर प्राण के साथ कोई फिल्म की लड़की जा रही है, हीरो हीरोइन का रोमांस उनका हो जाता है, चक्कर चल जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। वो यही वजह है कि जब दोनों का नाम अगर हो, नामवर हो दोनों, तब तो वो ताली बजती है। दिल्ली में एक दोस्त के घर गया था तो शाम को चाय पे उनके घर गया तो उनकी जो छोटी बहन थी वो मुझे नहीं जानती थी कि मैं उनके ब्रदर का दोस्त हूँ। तो वो आई घर स्कूल से, कॉलेज से वापस आई, देखा उसने तो मेरे दोस्त ने मुझे बुलाने की कोशिश की, इंट्रोडक्शन कराने की, वो अंदर चली गई। मैं होटल वापस आ गया तो मेरे दोस्त का मुझे टेलीफोन आता है, तो जानते हो मेरी बहन क्या कह रही थी? मैंने कहा क्या कह रही थी? कह रही थी ऐसे बदमाश और गुंडे आदमी को घर भी लाते हो। पिक्चरों में कोर्ट रूम में होता है ना कि मैं गीता पर तरक कर कसम खाता हूँ कि मैं जो भी कहूँगा सच के सिवा और कुछ नहीं करूँगा। वैसे तो कोर्ट के अंदर भी गीता पे हाथ रखकर भी सब झूठ बोलते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में क्या बुरी चीज चल रही है? देखिए आजकल जमाना ही चेंज होता जा रहा है ना, हर 10 साल के बाद जमाना चेंज हो जाता है। हीरो विलन के कर रहा है ज्यादातर, कोशिश करता है कि मैं विलन के भी करूँ। प्राण की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन हीरो भी आप देखिए जब वो विलन का रोल करते हैं तो एक रोल के बाद फिर दूसरी पिक्चर में नहीं करते, डर जाते हैं कि मैं बिल्कुल ही बेकार ना हो जाऊँ। शाहरुख खान ने भी एक पिक्चर में काम किया था, शायद विलन का किसी भी रोल किया था जी, तो उसके बाद से नहीं किया उन्होंने दोबारा। हर डिकेड के बाद चेंज आ जाता है। जब फिल्म लाइन शुरू हुई थी तो पहले जो फाइट्स होती थी वो मुक्केबाजी होती थी, उसके बाद फिर रामपुरी चाकू आ गया, फिर पिस्टल आ गए, फिर 202 आ गई, फिर मशीन गन आ गई, बम आ गए, आइटम बम की बाकी रह गई है, बाकी सब आ गई है सब। जैसे जैसे चेंज हो रहा है होता ही जाएगा, अब जितनी चेंज होती जा रही है होते जा रही है, तो आपको उसके साथ ही चलना पड़ेगा। मेरे तो बाकी एक्टिंग में कोई भी नहीं किया, जो उनका दिल किया मैंने वही करने दिया। तो ये थी वो बात, प्राण साहब की कहानी, प्राण साहब के जुबानी आपने सुना। धीरे धीरे प्राण साहब इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने लगे। दिलीप कुमार साहब, राज कपूर साहब, देवानंद साहब, जो भी बड़े उस वक्त के कलाकार थे, सबों के साथ प्राण साहब को विलेन का काम करने का मौका मिला। यहाँ तक कि दिलीप साहब और देवानंद साहब के साथ एज ए हीरो वो लोग थे और प्राण साहब इनके ऑपोजिट विलेन का काम किया और बहुत ही बेहतरीन काम किया। इस तरह से बड़े बड़े फिल्मों में प्राण साहब को विलन का रोल ही ऑफर होने लगा। आगे चलकर प्राण साहब ने कुछ ऐसी फिल्मों में काम किया जिस कारण उनकी किस्मत ही बदल गई। फिर प्राण साहब ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। साल 1956 में हलाका डाकू, ले जाओ इन्हें कत्ल कर दिया जाए। अलीजा, ये बुढ़ा खादिम इल्जा करता है कि नई रियाया पर रहम किया जाए। आता मालिक, तुम हमसे वो चीज मांग रहे हो जो हमारे पास नहीं। हम बुढ़ती चीनों की औलाद हैं, हमारी रगों में एक खुंखार भेड़िए का खून दौड़ रहा है। हम दुनिया को फतह करने के लिए पैदा हुए, दुनिया की हिफाजत हमारा काम नहीं। जो बादशाह हिफाजत नहीं कर सकता। हलाका डाकू में प्राण साहब ने ऐसा विलेन का रोल किया कि विलेन के एज ए खलनायक प्राण साहब स्टैब्लिश हो गए। फिल्मों में प्राण साहब का नाम सबसे ऊपर विलन के तौर पे आने लगा था। फिर बहुत सारी फिल्में आई, पत्थर के सनम, तुम सा नहीं देखा, बड़ी बहन, मुनीन जी, गंवार, गोपी, हमजोली, 10 नंबरी, अमर अकबर अंथोनी, दोस्ताना और भी बहुत सारी फिल्में प्राण साहब को मिली और सारी फिल्में सुपर हिट रही थी उस वक्त और आज भी ये फिल्में देखने को मिलती हैं। दोस्तों, अगर सारे फिल्मों का नाम लूं तो ये वीडियो कभी खत्म नहीं होगा।
प्राण साहब ने एक बार किशोर कुमार के साथ जब काम किया था, जब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में थी, उस वक्त प्राण साहब ने एक वाकया हुआ था किशोर कुमार के साथ। जो अच्छा, किशोर कुमार क्या थे कि हर वक्त हंसी मजाक के मूड में रहा करते थे। प्राण साहब के साथ एक सीन था कि किशोर कुमार को प्राण साहब मुक्का मारेंगे। वो सीन था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, प्राण साहब खुद बताएंगे। आइए सुनते हैं। छठ में उनके साथ काम करना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि अगर सीरियस सीन भी हो तो वो हंसाते ही रहते। तो उनको कह कर खुशामद कर करके, भाई ये सीरियस सीन है, भगवान के लिए थोड़ी देर के लिए सीरियस हो जाओ। पहली झलक में एक सीन था कि जहां मेरी उनकी फाइट होती, तो मैंने उनके पेट में मुक्का मारना। तो जैसे मैं उनके मुक्का मारूं, बजाय इसके कि वो उफ करें, वो हंसना शुरू कर दें। तो उसके समझिए कि 12 या 14 अटैक हो गई और वो नहीं माने। तो जैसे ही नेक्स्ट शॉट शुरू हुआ, बजाय इसके कि मैं फिल्मी मुक्का मारूं, मैंने एक असली मुक्का उनके पेट में जब दाढ़ से दिया तो उनकी हालत हुई, मर गया। मैंने कहा यही चाहिए हमें पिक्चर। अब मेरे जैसा सीरियस आदमी जो सीरियस विलेन के रोल करता था, उस आदमी ने मुझे भी बिल्कुल उस पिक्चर में अपने जैसा बना दिया कि जो जो हरकतें उसने की वही हरकतें उसने मुझसे कराई। तो उस पिक्चर को देखने के बाद ये लगता है कि अगर एक आधी पिक्चर में उनके साथ और कर लेता तो मैं भी क्लाउन बन जाता। प्राण साहब 60 और 70 के दशक के एज ए विलन सुपरहिट फिल्मों में नजर आए थे। और फिर 1967 में एक फिल्म आई, फिल्म का नाम था उपकार। उपकार फिल्म में मलंग चाचा के किरदार ने प्राण साहब को तो बिल्कुल ही बदल के रख दिया और घर घर में मलंग चाचा पहचाने जाने लगे और प्राण साहब की छवि ही बदल गई। प्राण साहब के किरदार में प्राण साहब ने खुद प्राण डाल दिए। फिल्म जंजीर में पठान का रोल आज भी लोगों को याद आता है। प्राण साहब ने करीब 50 साल फिल्मों में काम किया और करीब 400 फिल्मों करी और इंडियन सिनेमा में अलग अलग किरदार में काम करके सबों का मन मोह लिया। इस दौरान प्राण साहब को कई बड़े अवार्डों से भी सम्मानित किया गया था। पंजाब सरकार द्वारा शिरोमणि पुरस्कार से नवाजा गया था। द लायन क्लब अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। प्राण साहब को करीब 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। स्टार डस्ट ने प्राण साहब को विलेन ऑफ द मिलेनियम के नाम से नवाजा था। भारत सरकार ने 2001 में प्राण साहब को पद्म भूषण से सम्मानित किया था। साल 2012 में प्राण साहब को इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, इन अवार्डों के लिस्ट से आपको ये पता चल गया होगा कि प्राण साहब ने अपने जीवन में कितना नाम कमाया था एक्टिंग में। जैसे जैसे फिल्मों की लिस्ट बढ़ रही थी, वैसे वैसे प्राण साहब की भी उम्र बढ़ती जा रही थी और बढ़ती उम्र के कारण प्राण साहब बीमार भी रहने लगे थे। दोस्तों, धीरे धीरे बुढ़ापा आने के कारण प्राण साहब का शरीर भी जवाब देने लगा था। यही कारण था कि प्राण साहब ने फिल्मों से दूरी बना ली थी। प्राण साहब धीरे धीरे लाइन लाइफ से बहुत दूर रहने लगे थे। न किसी पार्टी में जाना, न किसी से बातचीत, क्योंकि तबीयत उनकी बहुत खराब रहने लगी। एक ऐसा दिन आया कि प्राण साहब दुनिया को छोड़ के चले गए और वो तारीख थी 2 जुलाई 1913। 2 जुलाई को प्राण साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई थी और तबीयत इतनी खराब हो गई कि इसी दिन प्राण साहब को इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ा। दोस्तों, लेकिन प्राण साहब आज भी हमारे दिल में हैं और हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। नमस्कार।